Hello student, today we will start a new chapter introduction to Euclid geometry. ठीक है, तो ये यहाँ से आपका ज्योमेट्री पार्ट स्टार्ट होता है। इसके बाद आपको बहुत सारे चैप्टर है ज्योमेट्री में, लाइन्स एंड एंगल्स है, ट्राइंगल्स है, क्वाड्रिलेटरल है, वो सब हम करेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। This chapter is completely theoretical chapter, so I will explain this chapter through this PPT only. Okay, so let's start. तो सबसे पहले देखते हैं ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्री। तो बेसिकली ये आपका जो ज्योमेट्री है ये डिराइव फ्रॉम द टू वर्ड्स, ग्रीक वर्ड। फर्स्ट इज जियो, उसका मतलब होता है अर्थ, एंड द सेकंड मेट्रोन, टू मेजर। तो आपका ज्योमेट्री का मतलब क्या हो गया, टू मेजर द अर्थ, टू मेजर अर्थ। तो ज्योमेट्री अपीयर्स टू ओरिजिनेट फ्रॉम द नीड ऑफ मेजरिंग लैंड। पुराने ज़माने में ओल्ड टाइम द पीपल यूज टू मेजर द लैंड, फॉर दैट दे हैव डिस्कवर्ड द ज्योमेट्री। तो इसका डिस्कवरी कहाँ से हुआ था, ये इजिप्ट से आया था। इजिप्ट के लोगों को अपना कुछ भी काम करने के लिए या अर्थ का मेजरमेंट करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती थी, तो उन्होंने ज्योमेट्री का डिस्कवरी किया। धीरे धीरे ये इजिप्ट से नॉलेज हुआ ज्योमेट्री का, वो पास हुआ इजिप्ट के, ग्रीक में गया। तो ये हिस्ट्री है ज्योमेट्री की। ठीक है, तो हम लोग अब ज्योमेट्री का डेफिनेशन देखते हैं। तो ज्योमेट्री का डेफिनेशन क्या है, आप साथ में अपने नोटबुक में ये सब लिखते जाना। ठीक है, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, एक मैथमेटिक्स से ब्रांच है, कंसर्न विद द क्वेश्चन ऑफ साइज, शेप, रिलेटिव पोजिशन ऑफ फिगर, प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस। मतलब इट इज़ a branch in which we study about the size, shape, figure of different object। ठीक है, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, जैसे कि अगर एक ट्राइंगल है, दिस इज़ वन ट्राइंगल। ठीक है, बराबर नहीं बना पर देखो ना, लुक, एक मिनट, दिस इज़ वन ट्राइंगल, और ये इसका एंगल के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ये साइड के बारे में स्टडी करते हैं। वो किसके अंदर आता है, ज्योमेट्री के अंदर आता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ज्योमेट्री के बारे में। अब यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है, क्योंकि उसने इसके ऊपर बहुत सारी स्टडी की, और जितने भी मेजर आपको डेफिनेशन है उसने ही दिया था यूक्लिड ने, तो इसको फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है। आगे यूक्लिड डेफिनेशंस, मतलब मैंने जैसे बताया यूक्लिड ने इसके ऊपर बहुत सारी डेफिनेशन दी। ठीक है, तो पहला फर्स्ट दैट इज, उसने जो डेफिनेशन दिया था वो सॉलिड के बारे में। तो उसने सॉलिड क्या हुआ, आपने पढ़ा होगा, सॉलिड हम लोग बोलते हैं ये ऑब्जेक्ट सॉलिड है। तो सॉलिड का मतलब क्या होता है, उसने डेफिनेशन क्या दिया, सॉलिड इज अ शेप, साइज, पोजीशन एंड कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब उसने बोला सॉलिड एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके पास शेप हो अपना पर्टिकुलर, और शेप सर्कुलर हो सकता है, स्पेरिकल हो सकता है, क्यूबॉइडिकल हो सकता है, उसका कोई साइज़ हो 5 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का, ऐसा पोजीशन हो उसकी कुछ फिक्स ये जगह पर रखा है, और एक दूसरे जगह से हम लोग उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। सॉलिड के मेनली 3 डायमेंशन होते हैं, वो होता है लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ठीक है, तो पहले मैं लेंथ की बात करूँ, तो दिस पार्ट, ये आप इसको लेंथ बोल सकते हो, ये पार्ट ये लेंथ होता है, ये ब्रेथ होता है, और ये हाइट होता है। ठीक है, ये हाइट लेंथ 3 डायमेंशन जो हमने पिछले स्लाइड में देखा। अब जब हम लोग सॉलिड में से इसकी हाइट देखो, ये आपका सॉलिड होता है। ठीक है, ये पूरा सॉलिड है। तो अगर हम लोग उसके हाइट को कम कर देते हैं, ये हाइट को निकाल देते हैं दिस पोर्शन, तो क्या बन जाता है, एक सरफेस बन जाता है, ये सरफेस। तो सरफेस क्या होता है, सरफेस इज़ द बाउंड्री ऑफ द सॉलिड। जैसे कि एक ये सॉलिड है, इसमें ये सरफेस हुआ, दिस पार्ट इज सरफेस। अगर आप लोग अपने रूम, अपने हाउस को एक सॉलिड मानते हो, उसका जो वॉल होता है, आउटर वॉल, तो वो क्या होता है, सरफेस। ठीक है, तो सरफेस का कितना डायमेंशन होगा, ओनली 2 डायमेंशन, दैट इज़ लेंथ एंड ब्रेथ, हाइट उसमें नहीं रहता है। अब जब सरफेस का हम लोग क्या हटा देते हैं, विथ हटा देते हैं, विथ मतलब दिस पार्ट, अगर हम लोग ये पार्ट को हटा देते हैं तो क्या बन जाता है, लाइन बन जाता है, एक सिर्फ ये लाइन हो गया। तो लाइन का कितना डायमेंशन होगा, 1 डायमेंशन होगा, याद रखना। अब लाइन का अगर लेंथ हटा देते हैं तो क्या बन जाता है, पॉइंट। ये सारे यूक्लिड ने बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब मूविंग फॉरवर्ड देखते हैं। देखो सरफेस का डेफिनेशन क्या बोला उसने, बाउंड्री ऑफ द सॉलिड आर कॉल्ड सरफेस। मतलब जो सॉलिड का आउटर पार्ट होता है, बाउंड्री होता है, उसको उसने सरफेस बोला। सरफेस हैज़ नो थिकनेस, मतलब सरफेस का कोई हाइट नहीं होता है, कोई थिकनेस नहीं होता है। इट हैज़ 2 डायमेंशन, दैट इज़ लेंथ एंड ब्रेथ नेमली। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपके, ये आपका सर्कल, ये स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, अपना हेक्सागोन। ठीक है, ऑल दिस आर एग्जाम्पल ऑफ सरफेस। तो सरफेस क्लियर हुआ।
आगे सरफेस पर क्या आता है, लाइन आता है। तो देखो अगर आपका ये जो सरफेस है ना, देखो सॉलिड के बाउंड्री को क्या बोलते हैं, सरफेस बोलते हैं। तो सरफेस के बाउंड्री को क्या बोलेंगे, लाइन बोलेंगे। जैसे कि ये आपका ये बाउंड्री हुआ है ना, इसका आउटर बाउंड्री, तो इसको क्या बोलेंगे, लाइन बोलेंगे। सर्कल का बाउंड्री को क्या बोलेंगे, कर्व बोलेंगे। तो वन डायमेंशन जो फिगर होता है उसको क्या लाइन बोलते हैं या कर्व बोलते हैं। अगर ट्राइंगल है तो या रेक्टेंगल है तो उसमें से लाइन बनती है, अगर सर्कल है तो उसमें से कर्व बनता है। ठीक है, देखो द बाउंड्री ऑफ द सर्फेस आर द कर्व और द स्ट्रेट लाइन। कर्व भी ऐसे तरह, सर्कल का कैसा कर्व होता है, और ये सरफेस का कैसा बाउंड्री होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, अ लाइन हैज़ लेंथ बट नो विथ नो थिकनेस, ना उसकी हाइट होती है ना ब्रेथ होता है, सिर्फ लेंथ होता है, याद रखना। इट इज़ ओनली वन डायमेंशन, एक डायमेंशन होता है। देखो ये स्ट्रेट लाइन, एक कर्व लाइन, ये 2-3 लाइन से बनी है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपका स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व है। तो लाइन और कर्व वन डायमेंशन होता है। क्लियर। नाउ पॉइंट, तो पॉइंट क्या होता है, पॉइंट इज हैज़ पोजिशन ओनली, इट हैज़ नो लेंथ नो ब्रेथ नो हाइट, ना उसकी कोई हाइट है ना ब्रेथ है ना थिकनेस है। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय फाइन डॉट, उसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय द एनी कैपिटल लेटर, यू कैन डिनोटेड बाय एनी कैपिटल लेटर। लाइन एंड इन अ पैंट, लाइन जो है, कोई भी लाइन कहाँ पैंट होता है, जैसे अगर मैं एक लाइन खींचूँ, ये एक लाइन है, तो इसके जो एंड पॉइंट होते हैं ना, वो क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं। दिस एंड पॉइंट्स, दिस ये एंड पॉइंट क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो ये है लाइन एंड इन अ पॉइंट, इट इज़ जीरो डायमेंशन। लाइन का डायमेंशन कितना होता है, जीरो, याद रहोगे आपको। तो 3 डायमेंशन शेप को क्या बोलते हैं, सॉलिड। 2 डायमेंशन मीन्स सरफेस, 1 डायमेंशन मीन्स लाइन एंड 0 डायमेंशन मीन्स पॉइंट। तो सरफेस सॉलिड में कितने होते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों। सरफेस में सिर्फ लेंथ और ब्रेथ, लाइन में सिर्फ हाइट सॉरी लेंथ, और पॉइंट में नो डायमेंशन। क्लियर, ऑल दिस पॉइंट आर क्लियर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो देखो उसके बाद यूक्लिड ने डेफिनेशन दी इन अ बुक 1 ऑफ एलिमेंट्स। एक उसकी बुक है यूक्लिड का एलिमेंट, उसके अंदर उसका भी सब पार्ट है, बुक 1। ठीक है, ऐसे 23 बुक्स है उसके कुछ उसके अंदर। तो एलिमेंट आपको उतने याद नहीं रहा कितनी बुक थे, आपको बस पता नहीं क्या, ये बहुत सारी डेफिनेशन दी है यूक्लिड ने, बट ओनली दिस 7 आर इंपॉर्टेंट फॉर यू विच यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, तो देखो एक एक करके डेफिनेशन देखते क्या है। पहला उसने बताया है, यूक्लिड सेज दैट फर्स्ट वन, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। अब देखो उसने तो ये बोल दिया, पॉइंट इज दैट विच हैज नोट पार्ट, मतलब पॉइंट ऐसा चीज़ है इसका कोई पार्ट नहीं है। मतलब ये इसने पॉइंट का एक इनफॉर्मल डेफिनेशन बोलते हैं इसको क्या बोला जाता है, इनफॉर्मल डेफिनेशन। इसको कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं कहोगे ना आप, प्रॉपर डेफिनेशन मतलब कुछ अच्छी डेफिनेशन, ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, उसने बोला लाइन ऐसा चीज़ जिसका कोई पार्ट नहीं है, मतलब एक सिर्फ पॉइंट हो गया। पॉइंट, लाइन क्या होता है, अ लाइन इज़ ब्रेथलेस लेंथ, मतलब लाइन है जिसका ब्रेथ नहीं होता, वो लाइन हो गया। तो ये भी लाइन का भी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दिया उसने। बाद में उसने ये थर्ड स्टेटमेंट उसने ये दिया है, एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट। उसने बताया जो लाइन के एंड होते हैं वो पॉइंट होते हैं, जब मैं देखा। ठीक है, अ स्ट्रेट लाइन, अब उसने बोला फोर्थ, अ स्ट्रेट लाइन इज़ अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। मतलब उसने ये बताया कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है। अगर हम लोग ये लाइन देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में जितने भी पॉइंट होंगे ना, वो सारे उसके ऊपर लाई करेंगे। एक ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, चारों पॉइंट इधर लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। अगर पॉइंट लाइन के ऊपर लाई नहीं करे, जैसे ये 3 पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, अगर ऐसा कुछ बन जाए ऐसा, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये कर्व होगा। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या, इफ़ ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन देन स्ट्रेट लाइन। ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं, तो एक लाइन पे लाई करता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन इज लाइन विच लाई इवनली विद द पॉइंट ऑन इट सेल्फ। अ सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ ब्रेथ ऑन इट। जो हमने प्रीवियस वीडियो याद करो, सरफेस में प्रीवियस स्लाइड देखो, उसमें क्या है आपका, सरफेस में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ होता है, हाइट नहीं, तो वही बता दिया। एज ऑफ द सरफेस आर कॉल्ड लाइन। तो मैंने पहले बोला था बाउंड्री ऑफ द सरफेस, मैंने क्या बताया था, बाउंड्री ऑफ द सरफेस आर कॉल्ड लाइन, वही बाउंड्री मतलब एज और लाइन। ये बस ये एक तरह का रिवीजन है, जो आपने 4 डेफिनेशन पढ़ी ना, उसका जस्ट एक फॉर्म में दे दिया, समराइज फॉर्म में उसने ये लिखा है। अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विथ स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। मतलब देखो
अगर आप सारे पॉइंट को ज्वाइन कर देते हो ना, ये सारे एक लाइन में जितने पॉइंट है उसको ज्वाइन कर देते हो तो आपका एक लाइन बन जाता है। अगर आप बहुत सारे लाइन को ज्वाइन कर देते हो, ये सारे लाइन है, ये बहुत सारी लाइन को आप इफ़ यू ज्वाइन मतलब आप ये सब लाइन को एक साथ कंसीडर करते हो तो आपका एक प्लेन बन जाता है। एक प्लेन मतलब कुछ भी, आपका बुक का पेज है वो एक प्लेन है, क्यों? उसके अंदर बहुत सारी लाइन आ रही है। आपका ब्लैक बोर्ड एक प्लेन है, उसके अंदर इनफाइनाइट लाइन से बना है, वो समझ में आया? तो प्लेन इज सरफेस विच लाई इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। ठीक है, प्लेन में बहुत सारे सरफेस, ऐसा सरफेस जिसमें बहुत सारे लाइन से बना हो। तो 7 पॉइंट क्लियर हो गया, ये एक समराइज फॉर्म है उसका यूक्लिड का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये दिया है अनडिफाइंड टर्म्स इन ज्योमेट्री। देखो, जो यूक्लिड ने डेफिनेशन दिया उसमें कुछ टर्म थे जिसका डेफिनेशन प्रॉपर नहीं दिया गया। दिस टर्म्स डोंट हैव एनी प्रॉपर डेफिनेशन, उसको बोलते हैं अनडिफाइंड टर्म। तो अनडिफाइंड टर्म्स मीन दैट टर्म्स विच डोंट हैव एनी प्रॉपर डेफिनेशन। उसमें ये 3 चीज़ कंसीडर की जाती है। फर्स्ट इज पॉइंट, सेकेंड लाइन एंड थर्ड प्लेन। क्योंकि आप खुद देखोगे ना डेफिनेशन इसका प्रॉपर नहीं लगेगा आपको। अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, ये कोई डेफिनेशन नहीं हुआ, इसने बस बताया। अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, ये भी कोई डेफिनेशन नहीं हुआ। प्लेन का भी डेफिनेशन बराबर नहीं दिया था उसने। तो ये तीनों को अनडिफाइंड टर्म कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है। अनडिफाइंड टर्म किससे रिप्रेजेंट करते? पॉइंट को डॉट से रिप्रेजेंट करते। नॉर्मली किसे डॉट दे दिया, नेम कैसे देते उसका? पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, ऐसा। उसका इंफॉर्मेशन नो लेंथ, नो विथ, नो थिकनेस, नो स्पेस, मतलब ना ही तो उसका लेंथ है, ना ही विथ है, ना ही थिकनेस है। ठीक है, ना ही कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो। ठीक है, लाइन मतलब स्ट्रेट मार्क विथ एरो टू हेड। मतलब लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो, अगर अब लाइन आपको लिखना है तो आप ऐसा लिखते हो ए बी, उसके ऊपर एक एरो ऐसा लिखते हैं लाइन। ये मतलब ये लाइन ए बी को शो करता है, इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन है। नेम 2 कैपिटल लेटर विथ एरो हेड, जो मैंने बताया, इस तरीके से नेमिंग किया जाता है लाइन का। इनफाइनाइट लेंथ तो इनफाइनाइट होती है पर विथ नहीं होता, थिकनेस नहीं होती, याद रखना। ठीक है, लाइन मतलब ऐसा लाइन 2 सेंटीमीटर की लाइन नहीं होती। लाइन कैन बी एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन बोथ साइड। ठीक है, देखो एक चीज़ बताता हूँ, ये जो आप करते हैं ये लाइन सेगमेंट होता है, ये लाइन नहीं होता है, इसका मतलब लाइन सेगमेंट। और आप जब दोनों साइड एरो कर देते हो तो वो लाइन हो जाता है। दिस इज लाइन सेगमेंट, दिस इज लाइन। और अगर एक साइड एरो रहेगा तो इसको रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रे, आर ए वाई, रे। ये लाइन और ये लाइन सेगमेंट, दिस इज रे, लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए तीनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ये तो लाइन क्लियर। अब प्लेन पे देखते हैं, प्लेन क्या होता है? प्लेन स्लैंटेड 4 साइड फिगर। प्लेन एक स्लैंटेड 4 साइड फिगर है जिसका 4 साइड होता है कोई भी। ठीक है, और जैसे कि आपको ब्लैक बोर्ड बताया, मैंने बुक बताया, वो भी प्लेन है एक। जरूरी नहीं 4 साइड हो, पर नॉर्मली 4 साइड कंसीडर करते हैं। उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम, कैपिटल लेटर कोई भी, एनी कैपिटल लेटर। प्लेन है। जब ये प्लेन के बारे में हम डिटेल में क्लास 11th में पढ़ोगे, जब आप मैथमेटिक्स लोगे ना 11th में साइंस लेके, तब आप फिर प्लेन के बारे में बहुत डिटेल में। अभी आपको लाइन और पॉइंट तक ही कंसीडर रहना है। ठीक है, यू आर लिमिटेड टू द लाइन एंड पॉइंट ओनली 10 तक। 11th में आप प्लेन के बारे में और डिटेल में पढ़ोगे तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। तो देखो, इनफाइनाइट लेंथ एंड विथ, नो थिकनेस। प्लेन का लेंथ और विथ होता है पर थिकनेस नहीं होता है। थिकनेस किस में आता है? सॉलिड में आता है, इतना याद रखना। ठीक है, तो अनडिफाइंड टर्म्स क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब आगे है एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स। तो व्हाट आर द एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट? तो दिस आर द स्टेटमेंट और अजम्पशन विच आर सपोज टू बी ट्रू विदाउट एनी प्रूफ। मतलब इसको यूक्लिड ने ट्रू मान लिया, ज्योमेट्री में मानते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, उसका कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, तो देखते प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी। देखो, इन ऑर्डर टू प्रूव ट्रूथ इन मैथमेटिक्स, देखो इन ऑर्डर टू प्रूव ट्रूथ इन मैथमेटिक्स मतलब ट्रूथ मतलब डेफिनेशन, कुछ थियरम्स को प्रूफ करने के लिए। थियरम मैं बताऊंगा आगे क्या होगा। मतलब दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए, स्पेशली ज्योमेट्री में, यूक्लिड अज्यूम सर्टेन प्रॉपर्टी और स्टेटमेंट एज बीइंग ट्रू विदाउट प्रूफ। ठीक है, यूक्लिड ने कुछ को अज्यूम कर लिया, कुछ स्टेटमेंट को ये सब ट्रू है विदाउट उसके प्रूफ को। उसको क्या बोलते हैं? एक्सियोम एंड पोस्टुलेट।
तो अगर डेफिनेशन आप ये लिखोगे, ये मैंने जो बताया नोटबुक में लिख लेना, इन ऑर्डर प्रूफ ट्रूथ इन मैथमेटिक्स स्पेशली इन ज्योमेट्री यूक्लिड अज्यूम सर्टन प्रॉपर्टी एज बीइंग ट्रू विदाउट प्रूफ. यूक्लिड डिवाइड दिस इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट इज एक्सियोम एंड सेकंड इज पोस्टुलेट. तो दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली. तो एक्सियोम इज कंसिडर्ड थ्रू आउट द मैथमेटिक्स, मतलब उसका यूज़ पूरे मैथमेटिक्स में होता है. वो ज्योमेट्री में भी यूज़ कर सकते हो, उसका अलजेब्रा में यूज़ कर सकते हो, आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में भी यूज़ कर सकते हो, स्टैट्स में भी यूज़ कर सकते हो. बट पोस्टुलेट जो है ना, इट इज़ स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री. देखो, एक्सियोम यूज थ्रू आउट द मैथमेटिक्स, मतलब एनी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है. बट पोस्टुलेट इज स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री ओनली. तो ये बेसिक डिफरेंस है और ये दोनों का मतलब हुआ. अब आगे चलते हैं. जो यूक्लिड था उसने 7 एक्सियोम दिए. उसके 7 एक्सियोम है. आपको सातों के 7 एक्सियोम याद होने चाहिए, एग्ज़ाम में आते हैं. और ये थियोरेटिकल चैप्टर है तो इसको आपको थोड़ा मेमोराइज करना पड़ेगा, थोड़े डेफिनेशन को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ज्योमेट्री में जो वर्ड टू वर्ड ही लिखना पड़ता है. आप एक्सियोम को चेंज नहीं कर सकते हो, जो उसने बोला है ना वही, ठीक है. मैथमेटिक्स में चलता है, आप मेथड दूसरा, पर एक्सियोम वही, लाइन को वही यूज़ करनी पड़ेगी. और पोस्टुलेट में भी, ठीक है. तो 7 एक्सियोम है उसके. कितने एक्सियोम है? वी हैव 7 एक्सियोम्स एंड 5 पोस्टुलेट. तो सबको हम लोग देखेंगे, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. देखो, फर्स्ट एक्सियोम, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. अब देखो, ये जितने भी एक्सियोम्स आएंगे ना, आपको लगेगा कि ये मैं पहले से जानता हूँ. हाँ, ऑब्वियस है, क्योंकि ये ऐसे लगेंगे ही, ठीक है. मैं उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में देख, क्या है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अदर. मतलब देखो, अगर मैं एग्जांपल दूँ, सपोज ए इक्वल टू बी, ठीक है, एंड सी इज ऑल्सो इक्वल टू बी. तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट विल बी, क्या लिख सकते हो आप, ए इक्वल टू सी. देखो, ए बी के बराबर है, सी भी बी के बराबर है, तो ए और सी भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए ना. वही ये फर्स्ट एग्जाम का मतलब है. थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल. यहाँ पर ए और बी के बराबर, सी भी बराबर है, तो ए और सी भी क्या हो जाएंगे? वही इक्वल, ठीक है. तो समझ में आया ये एग्जाम्पल. अब इसको मैं रफ कर देता हूँ. देखो, दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हो. यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, दिस इज रेक्टेंगल. इसका एरिया इसके एरिया के इक्वल है, स्क्वायर है. और ये ट्राइंगल का भी एरिया ये स्क्वायर के एरिया के इक्वल है. मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर. देन रिजल्ट क्या आएगा बताओ? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो ये दोनों एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा आपको. फर्स्ट एक्सियम क्लियर. अब सेकेंड एक्सियम क्या कहता है? इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल. बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है. देखो, दो चीज़ इक्वल है, मतलब ए इक्वल टू बी है, ठीक है. दिस टू आर इक्वल. अगर मैं दोनों में 5 ऐड कर दे रहा हूँ, इफ़ आई ऐड 5 ऑन बोथ साइड, तो ये दोनों इक्वली होंगे ना. इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल. देखो, ये इक्वल क्या है? ये 5 है, ये इक्वल 5 है. आर एडेड, किस में ऐड कर रहे हैं? ऑलरेडी इक्वल. तो ये दोनों इक्वल है, इसमें मैंने 5 ऐड किया, तो फाइनल रिजल्ट भी क्या होने वाला है? इक्वल होने वाला है ना. समझ में आया? ठीक है. आप ऐसे भी दे सकते हो. इनिशियली आपके पास आपके 2 फ्रेंड्स थे, एक के पास 100 रुपये है, दूसरे के पास 100 रुपीज़ है. अब मैंने आप दोनों को 20-20 दे रहा है, तो दोनों में कितना हो जाएगा? 120. सिंपल, ये भी एग्जांपल ले सकते हो. तो क्लियर हुआ ये. ठीक है, ये आया. अब इसका देखो, इसका क्या है? ये 2 बाउल है, जिसमें ए में ये है ना, ग्राम मत कंसीडर करो इसको. ए और बी 2 बाउल है, जिसमें इक्वल क्वांटिटी राइस है. मान लो दोनों में 500 ग्राम राइस है, 500 ग्राम. अब क्या होगा? अब दोनों राइस में मैं कुछ और राइस ऐड कर रहा हूँ. जैसे इसमें मैंने 10 ग्राम ऐड किया, तो फाइनल रिजल्ट भी क्या हो जाएगा? इक्वल. ठीक है, ये एग्जाम क्लियर. 3 एग्जाम्पल दिए मैंने, ठीक है, याद होना चाहिए. थर्ड, इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल. मतलब क्या होता है? सेम एक और एग्जाम्पल है. जैसे देखो, अगर आपके पास 100 रुपीज़, दोनों के पास, 2 फ्रेंड्स के साथ मैंने दोनों से 50-50 ले लिया, तो दोनों में कितना बचा है? 50-50, मतलब इक्वल बचेगा ना, रिमाइंडर जो बचा. ये एग्जांपल ले सकते हो. जैसे कि एक और, ए इक्वल टू बी है, दोनों में से मैंने 5 माइनस कर दिया, तो फाइनल रिजल्ट भी क्या बचेगा? इक्वल. ठीक है. मैं आपको ऐसा एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आपको बाय हार्ट ना करना पड़ा, चीज़ों को समझो.
क्योंकि अगर आप चीज़ को समझ लोगे ज्योमेट्री को तो याद करना बहुत आसान होता है, और ज्योमेट्री तो मुझे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्लियर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, देखो ये सेम एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ये भी आप इसको ग्राम मत कंसीडर करो, इसको बाउल कंसीडर कर सकते हो। दिस आर बाउल, ए और बी बाउल, दो बाउल है, ए और बी दो बाउल है, दोनों में इक्वल क्वांटिटी की राइस है। दोनों में से मैंने थोड़ा राइस निकाला, मतलब सपोज 20 ग्राम मैंने राइस दोनों में का, तो फाइनल कितना बचेगा, इक्वली बचने वाला है। तो ये एग्जांपल भी ले सकते हो। देखो फोर्थ एक्सियोम, थिंग्स विच आर कॉन्साइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन वन अनदर। ठीक है, मतलब जो एक दूसरे के जैसे दिखते हैं ना वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये बताना चाहता है। जैसे कि ये देखो, ये दिस इज़ वन ट्राइंगल, दिस इज़ अनदर ट्राइंगल, दोनों इक्वल है। दोनों की जो अगर मैं बात करूँ, ये लेंथ ये इसके बराबर, ये लेंथ इसके बराबर है, ये इसके, दिस लेंथ इक्वल टू दिस, ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। 3 एंगल होते हैं ट्राइंगल है, तीनों एंगल भी इक्वल है, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, मतलब दोनों का एरिया भी क्या होगा, इक्वल, ये समझ सकते हो। अगर दोनों कॉन्साइड होंगे तो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल, इफ़ उसका ही है एग्जाम्पल फोर्थ ही आपका, इफ़ टू थिंग्स आर आइडेंटिकल दे आर सेम, देन टाइल्स का एग्जांपल ले सकते हो आप। घर में जो टाइल्स होती है ना वो आइडेंटिकल होती है ना, मतलब एक के ऊपर एक रख दोगे तो सेम दिखेगा, तो वो दोनों कैसे होती है, इक्वल। तो ये फिफ्थ एक्सियोम, द होल इज़ ग्रेटर देन पार्ट। मतलब क्या है, जो कोई भी पूरा एक कंप्लीट पार्ट कंप्लीट होता है ना, वो उसके पार्ट से ग्रेटर होता है। देखो इसको मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ, ये एग्जांपल देखो आप, ये एक पिज़्ज़ा है, ठीक है, ये जो होल पूरा कंप्लीट पिज़्ज़ा है वो इसके हाफ से, वन स्लाइस से तो बड़ा ही होगा ना। ठीक है, ये एग्जांपल आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, कंप्लीट पिज़्ज़ा इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपने याद रहेगा। ठीक है, ये हो गया फिफ्थ एक्सियोम। नाउ मूविंग सिक्स एक्सियोम क्या कहता है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब ऐसे चीज़ जो दूसरे के डबल है, मतलब एक दूसरे के डबल है, जैसे कि मैं समझा रहा हूँ, आर इक्वल टू अनदर। एग्जाम्पल दूंगा उसको, थिंग्स एकदम क्लियर हो जाएगी। डेफिनेशन से देखो, एक ये वन ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, ये एक गिलास में वाटर है, इसमें जितना भी वाटर है इस 2 टाइम्स ऑफ दिस वाटर, ये है हाफ गिलास के। ठीक है, दिस वाटर इज़ 2 टाइम ऑफ दिस वाटर, एंड एक बाउल है उसमें भी जितना भी वाटर है इज़ 2 टाइम्स ऑफ दिस वाटर। तो हम लोग क्या इसे कंक्लूड क्या कर सकते हैं, तो ये दोनों का, ये मतलब दिस अमाउंट ऑफ वाटर इन दिस ग्लास एंड दिस बाउल विल बी इक्वल। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा, ये एग्जांपल से पूरा थिंग एकदम क्लियर है। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अदर। सेवेंथ एक्सियोम सेज दैट थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब इसका ही थोड़ा सिक्स क्या लग रहा है, क्या है, देखो दिस इज़ वन वाटरमेलन, और ये जो वाटरमेलन ना, ये इसका हाफ है, ये पूरे वाटरमेलन का, और ये नीचे वाला भी वाटरमेलन इसका भी हाफ है। तो दोनों आपस में क्या होने चाहिए, ये इसका हाफ है, ये भी इसका हाफ है, तो थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू वन अदर। बोथ आर हाफ ऑफ द सेम थिंग देन बोथ आर विल बी इक्वल। दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल। क्लियर। देखो आपने ये सारे एक्सियोम पढ़े होंगे तो आपको ऐसा ही लगता होगा कि दिस और एक्सियोम्स आर, हम लोग ने पूरा एग्जाम्पल इसका देखा ना, तो सेम एग्जाम्पल, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सियोम कैन बी यूज थ्रू आउट द मैथमेटिक्स, क्योंकि ये तो नॉर्मल जनरल लाइफ के एग्जाम्पल है। पर जब आप पोस्टुलेट को देखोगे ना, पोस्टुलेट का जब मैं एग्जांपल दूंगा वो जनरल एग्जांपल नहीं होगा, वो स्पेसिफिक टू जियोमेट्री होगा। ठीक है, तो समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली, पोस्टुलेट और इसके बीच में। वो मैथमेटिक्स में यूज़ होता है एक्सियोम थ्रू आउट, और वो जियोमेट्री में यूज़ होता है। तो अब देख लेते एक और चीज़, कंसिस्टेंस क्या होता है, तो एक टर्म है, अ सिस्टम ऑफ एक्सियोम इज called consistence if it is impossible to deduce from this axiom a statement that contradict any axiom or previously proved statement। मतलब क्या है इसका, कि अगर हमने अभी जितने भी एक्सियोम पढ़े, मान लो कि एक्सियोम 2 है, एक्सियोम 2 में से अगर हम लोग कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं निकाल पा रहे जो पहले एक्सियोम को कॉन्ट्रैक्ट करे, मतलब पहले एक्सियोम को गलत साबित करे, तो वो कंसिस्टेंट है। मतलब इसका सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो इसका मतलब ये होता है, इफ़ आई से इन सिंपल वर्ड, कि
एक्सियोम शुड नॉट कॉन्ट्रिक्ट विथ वन अनदर, मतलब एक एक्सियोम दूसरे एक्सियोम को गलत नहीं साबित करना चाहिए। अगर वो साबित कर रहा है तो वो इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा। अगर इफ़ इट इज़ प्रूविंग अदर एक्सियोम क्या बोलते फॉल्स, ठीक है, देन इट इज़ इनकन्सिस्टेंट। अगर उसको ट्रू कर रहा है तो कंसिस्टेंट है, मतलब समझ में आया ना आपको। एक्सियोम एक ग्रुप है ना, तो आपको अपने ग्रुप को गलत नहीं साबित करना है, ये आपको याद रखना है। जैसे आपका कोई ग्रुप होता है ना, उसमें आप दूसरे अपने ग्रुप वाले को सही बनाना है वो, तो आप कंसिस्टेंट हो गए। ठीक है, क्लियर ये चीज़। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पोस्टुलेट करेंगे। यहाँ पर इस क्लास को सम अप कर देते हैं, एक्सियोम तक कंप्लीट हो गया है। कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी, मैसेज कर रहा है मुझे डायरेक्टली।